हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने रासायनिक बंध के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी, जो था हमारे पास में लुईस कोसेल का अष्टक नियम। आज हम हमारे इस दूसरे वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के बंधों के बारे में, जिनमें से पहला टॉपिक जो हम लोग आज ले रहे हैं वो है आयनिक बंध। तो बात करते हैं बच्चों, आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि जब कोई एक धन विद्युतीय तत्व मान लीजिए कि हमारे पास धन विद्युतीय तत्व जो है वो हमने मान लिया A। इस A के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ, और इलेक्ट्रॉनों का जब कोई एलिमेंट या कोई तत्व त्याग करता है तो वो धनायन बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसने एक धनायन का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार से एक तत्व है B जो है इस लिए गए इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में बच्चों B- में। ठीक है, तो ये तो हो गया धन विद्युतीय परमाणु और ये हो गया ऋण विद्युतीय परमाणु। तो हम क्या कहते हैं कि जब एक धन विद्युतीय परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो और वो इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत ऋणी परमाणु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए तो बनने वाले धनायन और ऋणायन एक दूसरे की ओर जिस स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होते हैं उसी आकर्षण को क्या कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि इस B ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उससे किसका निर्माण हो गया, ऋणायन का। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, धनायन है। तो धनायन किसके निकट आने वाला है, ऋणायन के निकट आने वाला है। तो जब ऋणायन और धनायन को एक दूसरे के पास रखा जाएगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा AB। इस AB यौगिक को कहा जाता है आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे इसे हम, आयनिक यौगिक कहेंगे। और इन दोनों के बीच में धनायन ये A+ है और ये B- है, इनके बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, आयनिक बंध नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये आयनिक बंध हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक सोडियम परमाणु था। सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जिससे ये बदल गया काय में, Na+ में। दूसरा हमारे पास ऋण विद्युतीय तत्व है क्लोरीन। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ये कन्वर्ट हो गया काय में, Cl- में। अब हम ये जानते हैं कि धनायन जो है ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इन धनायन और ऋणायन को जब जोड़ा गया या आकर्षित हुए तो कौन सा यौगिक बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम आयनिक बंध को कहेंगे। तो कुल मिला के परिभाषा क्या हो गई, जब एक धन विद्युतीय तत्व को ऋण विद्युतीय तत्व के निकट लाया जाता है तो धन विद्युतीय तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है ऋण विद्युतीय तत्व के द्वारा ग्रहण किया जाता है जिससे कि वो ऋणायन बनाता है। तो ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे के द्वारा जिस स्थिर विद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होते हैं, इस बल को कहा जाता है आयनिक बंध। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, परिभाषा मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ये जो आयनिक बंध रखने वाले जो आयनिक यौगिक हैं, इसमें एग्जाम्पल्स आप और भी बता सकते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो ये सब किस प्रकार के यौगिक हैं, आयनिक यौगिक हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें कि ये आयनिक यौगिक जो हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों का निर्माण, हेडिंग डालेंगे, आयनिक यौगिकों का निर्माण, आयनिक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, आयनिक यौगिकों का जो निर्माण है ये 5 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप में होगा, 5 स्टेप में होगा। उसमें से पहले स्टेप की बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो धातु है, ठीक है, धातु की स्थायी अवस्था कौन सी होती है, सॉलिड। ठीक है, तो ये धातु परमाणु को हम एक ऊर्जा देंगे, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देने से ये ठोस पदार्थ जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊर्ध्वपातन जो ऊर्जा है ये किस प्रकार का प्रक्रम हो गया, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रक्रिया ऊष्मा देने से संपन्न हो रही है तो उसे कहा जाएगा ऊष्माशोषी प्रक्रिया, और अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसमें उत्पाद जो बनेंगे उस उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा बनती है तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ऊष्माशोषी है। दूसरे स्टेप में आते हैं, ये जो हमारे पास में धातु का गैसीय परमाणु है,
ठीक है। गैसीय परमाणु है, उदासीन है और विलगित, विलगित मतलब अलग किया हुआ परमाणु है। हम इसको फिर ऊर्जा देने वाले हैं, इसको कहा जाता है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा इसका मतलब ये भी कैसा होगा, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। ऊष्माशोषी प्रक्रम देने से ये M जो गैसीय परमाणु था ये M धन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसीय अवस्था में ही रहेगा और क्या मुक्त कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, ठीक है। अब आगे की बात करें थर्ड स्टेप की। मान लीजिए मेरे पास कोई एक विद्युत ऋणी तत्व है, वो अणु के रूप में पाया जा रहा है, मैंने उसको लिख दिया X2। X2 क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में X और X के बीच में जो बंध है, इस बंध को हमें तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसे कहा जाता है बंध वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। इसका मतलब ये प्रक्रम भी कैसा हुआ, ऊष्माशोषी प्रक्रम हुआ। उससे हमको दो परमाणु किसके मिल गए, X के, आपको दिख रहे होंगे दो X के हमें क्या मिल गए, यहाँ पर एटम परमाणु मिल गए। चौथे स्टेप में आ जाते हैं। ये जो X परमाणु था ये एटॉमिक लेवल पर है, ठीक है, परमाणु है, उदासीन है और विलगित है। इसके बाह्यतम कोश में मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये प्रक्रम कैसा होना है, ऊष्माक्षेपी। जो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तो जो एनर्जी मुक्त हो रही है, जो ऊर्जा मुक्त हुई, इस ऊर्जा को कहा जाता है बंध एंथैल्पी। इसको क्या कहा जाता है, बंध या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। क्या कहेंगे इसे हम, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इसको कहा जाता है, एंथैल्पी, ठीक है। और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है EA, ठीक है। तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम जानते हैं कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बना लेता है, ऋणायन बना लेता है। ये भी गैसीय अवस्था में है। और अब आते हैं इसकी पांचवी स्टेप में। हमने जो सेकंड स्टेप में जो M+ बनाया था गैसीय अवस्था में, इसको निकट लेके आ गए, किसके, X- के निकट लेके आ गए। तो ये दोनों जब जुड़े तो यहाँ से क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जीज को कहा जाता है। तो ये प्रक्रम भी कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा MX में, ठीक है। जैसे भी हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का, ठीक उसी प्रकार से ये आयनिक यौगिक में बदल जाएगा। तो इस 5 पदों को यूज लेके हम आयनिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले हम धातु को ऊर्जा देते हैं ताकि वो गैसियस अवस्था में चले जाए, तो उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। जब वो गैसियस अवस्था में चला जाएगा तो दूसरे पद में हम उसको फिर ऊर्जा देंगे कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो उसे कहा जाएगा आयनन एंथैल्पी, जो कि एक ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा, तो ये धनायन बना लेगा। तीसरे पद में जो हमारे पास अधातु है वो अणु के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, ठीक है। तो ये अधातु का जो बंध है दो परमाणु के बीच का, उसे तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी दी जाएगी, ये भी ऊष्माशोषी होगा, तो हमको परमाणु मिल जाएंगे अधातु के। चौथे पद में इस अधातु, विलगित और गैसीय परमाणु को हम क्या देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। और ये बदल जाएगा X- गैसियस कण के अंदर। अब आखिरी स्टेप के अंदर इस M धनायन को हम X ऋणायन के निकट लाएंगे, तो ये आकर्षित होकर के स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा जुड़ जाएंगे और इस आकर्षण बल को कहा जाता है आयनिक बंध, और जो यौगिक बनेंगे उन्हें कहा जाएगा आयनिक यौगिक। तो बच्चों इस प्रकार से हम आयनिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी मेथड का यूज लेके हम NaCl का निर्माण भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे आयनिक बंध को प्रभावित करेंगे, देखते हैं जरा। तो बच्चों अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, ठीक है। तो आयनिक यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है भौतिक अवस्था। हम सब जानते हैं कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं इनकी मुख्य भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जो धनायन है वो ऋणायन को एक प्रबल आकर्षण बल से आकर्षित करेगा, तो कण एक दूसरे के कहाँ आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। और जब पदार्थ के कण एक दूसरे के पास होते हैं तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होते हैं, ठीक है। भौतिक अवस्था कैसी होगी, ठोस। और ठोस होने के साथ साथ ये क्रिस्टलीय भी होते हैं। आपने नमक की संरचना देखी होगी तो ये क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय संरचना किसे कहते हैं, जब अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित होती है,
ठीक है। आप चाहे उसमें x अक्ष में जाएं, चाहे y अक्ष में जाएं, चाहे z अक्ष में जाएं, तो जब नियमित व्यवस्था होती है, निश्चित क्रम में होती है, तो उसको कहा जाता है क्रिस्टलीय व्यवस्था। ठीक है। चलो, उसके बाद में दूसरी जो हमारे पास पॉइंट है वो है यौगिकों का MP यानी गलनांक बिंदु और इनका क्वथनांक बिंदु। जैसा कि अभी हमने कहा, आयनिक ठोसों के बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये बल का जो परिमाण है ये ज़्यादा होता है। इस वजह से अंतर आयनिक जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा, अंतर आयनिक आकर्षण बढ़ेगा, तो बढ़ने के लिए जो ऊर्जा है वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से इन यौगिकों के MP और जो BP की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। चलो, तीसरा जो हमारे पास इसका गुण आता है वो है भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या है? हम जानते हैं आयनिक यौगिकों की व्यवस्था कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है, यानी एक निश्चित क्रम में जमे हुए रहते हैं। आप ज़रा देखना, मान लीजिए हमारे पास ये क्रिस्टलीय यौगिक है, इसको मैं धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन बोल रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया ऋणायन, इसको लिखा धनायन, इसको लिखा ऋणायन, और ये हो गए हमारे पास धनायन। अब मैंने ये परत नंबर 1 है, ये परत नंबर 2 है। मैंने परत 1 पर जो है F बल लगाया। F बल लगाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि ये जो परत है ऊपर वाली वो तो यहीं रह जाती है, और जो नीचे वाली जो परत थी वो इसमें शिफ्ट हो जाती है। देखो, हम बल लगाएंगे तो ये परत आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, नेगेटिव नेगेटिव के पास आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ गया। इस वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो इस वजह से ये संरचना आसानी से टूट जाती है। तो आयनिक यौगिकों का वह गुण जिसमें बाह्य बल लगाने पर संरचनाएं टूट जाती है, विखंडित हो जाती हैं, तो इस गुण को कहा जाता है भंगुरता। ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो चौथा बिंदु है वो है हमारे पास में चालकता। चौथा जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे, चालकता। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। आप ऊपर की संरचना में देख के बता सकते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि आयनों के बीच में, या आयन जो होते हैं आयन मुक्त नहीं होते। ठीक है, धनायन को ऋणायन बांधे हुए हैं, ऋणायन को धनायन बांधे हुए हैं, इसलिए आयन मुक्त नहीं होते। जब आयन मुक्त नहीं होते तो उनका संवहन नहीं होता, संवहन नहीं होने से उनकी चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, परंतु ये अपनी जलीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? जलीय अवस्था, जल में जब इनको घोल देते हैं तो ये विद्युत के क्या बन जाते हैं? सुचालक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो इनके आयन होते हैं वो आसानी से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने से गतिशीलता बढ़ जाती है, इस वजह से इनकी चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चौथा बिंदु आप लोग याद रख लोगे। पांचवा बिंदु जो है इनकी विलेयता। ठीक है, विलेयता या सॉल्युबिलिटी। बच्चों, विलेयता होने के लिए दो चीज़ जिम्मेदार हैं। पहली चीज़ जो होती है वो है हमारे पास जालक ऊर्जा। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है उसे कहा जाता है जल वियोजन ऊर्जा। ठीक है, या जल योजन ऊर्जा इसको कहा जाता है, जल योजन ऊर्जा इसको कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको लेटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जालक ऊर्जा क्या चीज़ है? जब एक धनायन ऋणायन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके बीच में एक आकर्षण है, उस आकर्षण को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है। जैसे नमक में Na+Cl- से जुड़ा हुआ है तो उस ऊर्जा को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या है? जल योजन ऊर्जा। इसी प्रकार जो धनायन और ऋणायन बनेंगे उनको जल में घोलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है? जल योजन ऊर्जा। ठीक है, अब आयनिक पदार्थ जो हैं वो जल में कब घुलेंगे? ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास में? यदि हमारी जालक ऊर्जा का मान कम है, यदि सॉल्वेशन एनर्जी से, तो हमारे आयनिक पदार्थ जितने भी होंगे वो आयनिक पदार्थ विलय हो जाएंगे, वो जल में आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, कंडीशन नंबर जो सेकंड है वो क्या है? अगर लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई सॉल्वेशन एनर्जी से, तो उस वजह से आयनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे? जल में अविलय हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उसमें आसानी से नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, पांचवा बिंदु। ठीक, अब जो है हमारे पास में विलेयता को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, अब उसकी बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है
विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें से सबसे पहला जो हमने कारक लिया है वो है विलायक। बच्चों विलायक कौन होते हैं? जिन पदार्थों में हम किसी दूसरे पदार्थ को घोलते हैं, जैसे आपको नमक को घोलना है पानी में, तो पानी हमारा क्या बोला जाएगा? विलायक। तो जिनमें घोला जाता है वो हमारे विलायक होते हैं, और जिन्हें घोलते हैं वो हमारे विलेय कहलाते हैं। तो विलेय को विलायक में घोलेंगे तो ही हमारा क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर विलेयता को प्रभावित कौन करेगा? तो विलेयता हमारी समानुपाती होगी किसके? परावैद्युतांक के, ठीक है, किसके समानुपाती होगी? ये परावैद्युतांक के, ठीक है। परावैद्युतांक ज़्यादा है तो विलेयता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पानी, H2O के लिए एप्सिलॉन 0 यानी परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 80, ठीक है, 80 होती है। इसी प्रकार से जो हमारे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो 91 होती है। अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करें, C2H5O C2H5, इसको बोला जाता है डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये कार्बनिक विलायक है। कैसा विलायक है ये? कार्बनिक विलायक। कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए जिन विलायकों को काम में लेते हैं उनको कहा जाता है कार्बनिक विलायक। तो कार्बनिक विलायक जो है इसके लिए भी एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो जल से क्या होती है? ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। तो परावैद्युतांक की वैल्यू जिन द्रवों में ज़्यादा होती है तो उनकी विलेयता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो हम ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरा जिसका कारक है उस पर आते हैं हम लोग। इसका जो दूसरा कारक है सेकंड, वो है हमारे पास में आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, ठीक है। आयनिक त्रिज्या भी हमारी विलेयता को प्रभावित करती है। कैसे करती है? कि आयनिक त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? लैटिस एनर्जी व सॉल्वेशन एनर्जी। विलाय की वजन जो ऊर्जा है उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर त्रिज्या का मान, रेडियस का मान यदि बढ़ेगा तो LE व SE जो है इनके मान क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कम हो जाने से जो विलेयता है वो विलेयता भी क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के अगर हमारी त्रिज्या कम है तो विलेयता क्या होगी? हमारे पास में ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। जैसे सपोज आपसे पूछ लिया जाए MgSO4 और BaSO4 में से कौन ज़्यादा विलेय है। अब जरा देखो इधर, ऋणायन तो हमारे पास कॉमन है तो इस पर तो हम ध्यान देंगे नहीं, हम ध्यान देंगे मैग्नीशियम और बेरियम पे, धन आयन, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम की तुलना में बेरियम की त्रिज्या क्या हो गई? ज़्यादा। रेडियस ऑफ बेरियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ मैग्नीशियम। तो अब देखो आप लिखा हुआ है, अगर रेडियस बढ़ जाएगी किसी की तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेडियस ज़्यादा है तो विलेयता कम है, तो विलेयता ज़्यादा किसकी होगी? MgSO4 की, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में है लिथियम आयोडाइड, एक हो गया हमारे पास में सोडियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमको दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए इनमें सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी होगी? जरा देखिए यहाँ पर I तो सबका कॉमन ही है, उस पर ध्यान न देकर के आप धनायन की तरफ ध्यान दें। अभी आपने कहा जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम। तो त्रिज्या ज़्यादा किसकी है? रुबिडियम की, तो इसकी विलेयता क्या होगी? कम। तो सर्वाधिक विलेय पानी में कौन होगा? लिथियम आयोडाइड। तो ये हमने यहाँ पे कुछ बात कर ली। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु है उस पर भी हम लोग फोकस करें, आपको समझ में आ गई होगी बात। तीसरा जो पॉइंट है उस पर आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारे पास है आयनिक आवेश। आयनिक आवेश, जो आपकी त्रिज्या है धनायन की और ऋणायन की, उनके ऊपर आवेश क्या है, ठीक है। आप जरा ध्यान देना। अगर आपके पास ऋणायन है, ठीक है, तो ऋणायन की जो त्रिज्या है उसको मैं R- लिख रहा हूँ। तो ऋणायन की त्रिज्या जो है वो कैसे निर्भर करेगी? ज़रा देखिए, अगर आपके पास में इसका आवेश -1 -2 कुछ भी आवेश का मान बढ़ेगा तो इसका ऋणायन का आकार भी बढ़ता है। ये हमने परमाणु संरचना के साथ पढ़ा हुआ है। तो आवेश बढ़ेगा तो ऋणायन का आकार बढ़ेगा। ऋणायन का आकार बढ़ने से उसकी जो ध्रुवणता है वो ध्रुवणता बढ़ जाएगी, और ध्रुवणता बढ़ने से उसका सहसंयोजक लक्षण जो है बच्चों वो बढ़ जाता है। सहसंयोजक लक्षण जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस वजह से उसका आयनिक गुण क्या हो जाएगा? कम।
आयनिक गुण हो जाएगा कम। और जिस पदार्थ का आयनिक गुण कम होता है उसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसी का उल्टा कर ले हम धनायन के लिए। अगर हमारे पास धनायन है, ठीक है, तो धनायन के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, R+। तो अगर हमारे पास धनायन है तो धनायन पर यदि आप आवेश बढ़ाओगे, धनायन का आवेश अगर आप बढ़ा दो, आवेश बढ़ा दिया जाए तो आवेश बढ़ने से उसका आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकार कम होने से ऋणायन को ध्रुवित करने की जो क्षमता है, ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता, ध्रुवित करने की क्षमता जो है ये क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ध्रुवण की क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। यानी सहसंयोजक लक्षण जो है ये इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सहसंयोजक लक्षण बढ़ गया तो आयनिक गुण क्या हो जाएगा, इसका आयनिक गुण हो जाएगा कम, यानी विलेयता भी इसकी क्या हो जाएगी, कम। तो इससे आपने देखा आपको क्या चाहिए, विलेयता। इन चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकला, अतः। ठीक है, आपको ऋणायन अगर आपका बड़ा है, ठीक है, सॉरी, धनायन जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, ये धनायन, धनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा। और जो ऋणायन है ये कैसा होना चाहिए, छोटा, आकार कम होगा। ठीक है, तो आकार बढ़ जाएगा तो विलेयता कम, तो इसकी आकार क्या रख लो, कम। तो उससे क्या होगा, आपकी विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको ये लाइन याद रखनी है, आपके पास कोई आयनिक यौगिक है तो उसमें धनायन बड़ा होना चाहिए, ऋणायन जो है वो छोटा होना चाहिए, तो विलेयता उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ज़रा इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में। अब जैसे हमने कहा एक मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, एक मेरे पास मैग्नीशियम फ्लोराइड आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन या तो बराबर ही है। अब बताइए धनायन को देखिए, धनायन ये है और एक धनायन ये है, Mg+1 Mg+2। जितना आवेश बढ़ेगा उसका आकार बढ़ जाएगा, जितना आवेश बढ़ेगा, सॉरी धनायन की बात कर रहे हैं, आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा, कम। आकार कम हो जाएगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम। अब आप देख सकते हैं ये Li+1 है, ये Mg+2 है, तो धनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो धनायन बड़ा कहाँ पर है, लिथियम में। तो इन दोनों में विलेयता ज़्यादा किसकी आएगी, लिथियम फ्लोराइड की। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में है AgF, एक ले लिया मैंने AgCl सिल्वर क्लोराइड, एक ले लिया मैंने AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ ऋणायन सबके अलग अलग है, Ag तो आपका कॉमन ही है। ठीक है, अब आप देखिए ऋणायन क्या चाहिए आपको, छोटा। ऋणायन छोटा किसके पास है, F के पास। ये उससे बड़ा होता है, ये उससे बड़ा, क्योंकि वर्ग में नीचे जाते हैं तो त्रिज्या बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो इसका आकार कम है तो विलेयता क्या होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास विलेयता हो गई और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, अब हम जो इसके गुण पढ़ रहे थे, आयनिक यौगिक के गुण, उसमें हमने अभी तक पढ़ लेते इसके 5 गुण पढ़ चुके थे। ठीक है, अब छठा जो इसका गुण है वो होता है इसका दिशात्मक गुण। ठीक है, आप लोग लिखेंगे इसका दिशात्मक गुण, छठा गुण लिख रहे हैं अपन। छठे गुण का क्या नाम है, दिशात्मक गुण। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे आयनिक यौगिक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक कैसे होंगे, अदिशात्मक। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए धनायन है, इस धनायन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किससे जुड़ना है, ऋणायन से। तो ऋणायन ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दाएं से या बाएं से, किसी भी तरफ से